हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 40। थोड़ी देर बाद स्वर, नारायण जी और अंकित शालिनी के घर पर थे। अपने लॉन में खड़ा पीयूष दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। आखिर शालिनी अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी शालिनी के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से पिछले दरवाजे से यामिनी बाहर आई। दूसरी तरफ से मधु धनु को गोद में लिए बाहर निकली। वो दोनों ही तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। कुल मिलाकर शालिनी के घर में अब सब लोग जमा हो गए थे। यामिनी जैसे ही घर के अंदर आई, स्वर की आवाज उसके कानों में पड़ी। पीयू बेटा, बताओ तो कि आप क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ बोला क्या आपको? टीचर ने डांटा क्या आपको? वहीं पीयू अब शांत होने की बजाय और भी रोने लगी। स्वर ने स्वयं से कुछ पूछना चाहा, तब तक यामिनी वहां आ गई। घुटनों के बल बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए वो प्यार से बोली, क्या हो गया पीयू? बताओ मुझे। पीयू उसके गले लगकर सुबकने लगी तो यामिनी ने उसकी पीठ सहलाते हुए आंखों से ही किसी को कुछ भी नहीं पूछने का इशारा कर दिया। इधर शालिनी ऑफिस से निकल चुकी थी। उसे स्वयं ने बस इतना कहा था कि आप जल्दी आ जाओ, पीयू रो रही है। इस समय मार्केट के बीच से निकलते रास्ते में वो अटकी थी। रिक्शा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सड़क पर कोई काम शुरू हो गया था, जिस वजह से काफी गाड़ियां रुकी हुई थी और फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज थी। चिंता की वजह से अपनी उंगलियों को उलझाए वो बार बार घड़ी में समय देख रही थी। पीयूष को कब से घूर रहा मयंक आखिर चिढ़ गया और उसे घूरते हुए कहा, ये क्या हरकतें हैं अब तेरी? ऐसे कौन नजर रखता है? हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं ना? उसके बोलने पर पीयूष ने पहले उसे घूर कर देखा, फिर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे यहीं से सब देखना है और मैं यहीं से देखूंगा। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से कूद जा। मयंक ने उसे देखकर सिर हिला दिया और बोला, पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। पीयूष के हाथ दूरबीन के लेंस कसते कसते रुक गए। उसने मयंक को अपनी सर्द नजरों से घूरा और अगले ही पल मयंक दबी सी आवाज में चीख पड़ा। पीयूष ने अपनी कोहनी से उसके पेट में एकदम से मार दिया था। जब पीयूष को शालिनी के घर में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आया तो उसने दूरबीन एक तरफ रखकर अपने कदम शालिनी के घर की तरफ बढ़ा दिए। आदि की कार बाहर आकर रुकी। उसमें से शालिनी जल्दी से बाहर निकली। इस चक्कर में वो साड़ी से उलझकर गिरने वाली थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। इस समय पीयू की चिंता उसे खाई जा रही थी। दूसरी तरफ से आदि भी बाहर निकला, लेकिन उसके निकलने तक शालिनी घर की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सबको जमा देख आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पैर अपने आप अपनी जगह पर जड़ हो गए। वो मुश्किल से अपने जड़ हो चुके कदम आगे बढ़ाने लगी। उसकी नजर सामने गई, जहाँ सोफे पर यामिनी बैठी थी। अपने पास पीयू को बैठाए वो उसके कोने पर डिटॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। पीयू के चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ देखे जा सकते थे। पीयू ने जब सामने शालिनी को देखा तो बिना देर किए जाकर उससे लिपट गई। शालिनी ने भी घुटनों पर बैठकर अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ दीवार से टेक लगाकर खड़े पीयूष ने हल्के से अपनी आंखें पोंछ ली। थैंक यू सो मच स्वयं कि आपने पीयू की हेल्प की। स्वयं के गाल पर हाथ रखकर प्यार से शालिनी ने कहा तो स्वयं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरे आपको ये चोट कैसे लगी? उसकी कलाई थोड़ी सी छिल गई थी और वहां से खून रिस रहा था। ये लगता है उन लड़कों से जब मैं उलझा था तभी लग गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। शालिनी वहीं रखे कॉटन में डिटॉल लगाकर उसका घाव साफ करने लगी। पीयूष की गहरी नजरें स्वयं पर ही टिकी थी। आंटी, आप ना कल से पीयू को मेरे साथ कराटे क्लास भेजिए, इससे वो सेल्फ डिफेंस सीख जाएगी। शालिनी को उसकी बात कुछ ठीक लगती है। तभी पीयू खुशी से खड़े होते हुए बोली, पीयू कल से कराटे क्लास जाएगी। शालिनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वहीं मोहन जी की नजरें पीयूष पर थी। वो उसे वहां से निकाल देना चाहते थे, मगर मौके की नजाकत को देखकर वो शांत ही रहे। चलो, बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया। अब सब साथ में आ ही गए हैं तो क्यों ना एक साथ चाय नाश्ते के साथ इस स्नोफॉल का मजा लिया जाए। मधु ने बाहर गिरती हल्की हल्की बर्फ को देखकर कहा तो चाहकर भी कोई मना नहीं कर पाया। पीयूष ने भी तिथि को कॉल कर लिया था। तिथि ने उसे बताया कि सारे इन्वेस्टर्स को उसने और सुमित ने ये समझाकर वापस भेज दिया कि आज किसी जरूरी काम में फंसने की वजह से आज मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स नाराज जरूर हुए थे, मगर कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो रायजादा इंडस्ट्री और ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ काम नहीं करना चाहती होगी। पीयूष ने तिथि को भी घर पर बुला लिया था, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और तिथि को ऐसी बर्फबारी में कार चलाने की आदत नहीं थी, इसलिए वो परेशान भी था। ये गर्मा गर्म चाय और भजिया लिए बंदा खिदमत में हाजिर है। आदि ने ट्रे जैसे ही वहां रखा, शालिनी बोल पड़ी, ये तो है, आदि अगर कभी घर पर है तो मुझे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं होती। ये इतना टेस्टी खाना बनाता है ना कि जितनी तारीफ की जाए कम है। उसकी बात सुनकर आदि हंस पड़ा और जानबूझकर श्रुति को सुनाते हुए बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी शालू, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। उसकी बात सुनकर श्रुति चिढ़कर
उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्वयं धनु, पार्थ और पीयू एक तरफ खेलने में व्यस्त थे। उनको बड़ों से कोई मतलब नहीं था। वहीं पीयूष को तिथि की चिंता हो रही थी। वो कब का ऑफिस से निकल गई थी, मगर अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इस चक्कर में पीयूष अपना ध्यान कहीं नहीं लगा पा रहा था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर चली जाती। आखिर नीचे कार रुकने की आवाज आई तो पीयूष को चैन आया। वहीं आदि आगे आगे था। श्रुति उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। श्रुति जितना चिढ़ रही थी उतना ही आदि उसे चिढ़ा रहा था। तभी तिथि अंदर आई। दरवाजा खुला ही था। तिथि अपना लैपटॉप और हैंडबैग संभाले अंदर आई और कुछ बोलने के लिए चेहरा उठाया ही था कि आदि उसके एकदम पास से गया। तिथि के कदम दूर हटने के चक्कर में लड़खड़ा गए। उसने अपने हाथ थोड़े उठा लिए थे। उसके हाथ डर की वजह से कांप रहे थे। आदि ने उसे संभालने के लिए एकदम से उसकी बाह को पकड़कर खींच लिया। उसे जब तिथि के कांपते हाथ महसूस हुए तो उसकी बाह को छोड़कर उससे दूर होते हुए आदि बोला, आर यू ओके? तिथि उससे दूर होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। बोलकर वो अंदर गई जहाँ सब चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर ओबरॉय, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर डिनर पर आएं। क्योंकि अब दोनों कंपनी साथ में ये प्रोजेक्ट करने वाली है तो ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को थोड़ा जान ले। स्वर ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा तो पीयूष उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया और अपनी कॉफी उठाकर अपने पैर पर पैर रखकर बैठते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था मिस्टर रायजादा कि सवालों की बुनियाद पर बिजनेस कभी खड़ा नहीं किया जा सकता और पीयूष ओबरॉय बहुत कम ही लोगों के सामने अपनी जिंदगी के पन्ने खोलकर रखना पसंद करता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और यकीन है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। स्वर ध्यान से अपने सामने बैठे 30 साल के उस पीयूष ओबरॉय को देख रहा था। तभी पीयूष आगे बोला, और रही बात डिनर की तो मुझे खुशी होगी आपके और आपके परिवार के साथ डिनर करने में। इस गर्मजोशी से भरे माहौल को तोड़ते हुए तिथि पार्थ और धनु को वहां लेकर आई। उसने धनु को मधु के पास बैठा दिया और खुद पार्थ को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी। तभी धनु उसे देखकर रोने लगी। धनु काफी गोल मटोल थी और उतनी ही प्यारी। वो तिथि की ड्रेस पकड़कर जोर जोर से रोने लगी तो तिथि ने पार्थ को उसके पास बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठकर धनु को अपनी गोद में लेकर उसके साथ मस्ती करने लगी। पार्थ खुद में ही मग्न सा खेलने लगा तो धनु ने उसके बाल अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर खींच दिए और उसे देखने लगी। पार्थ ने अपने नाखून उसके हाथ पर मार दिए तो धनु मधु के पास जाकर उसके आंचल में छुपकर रोने लगी। श्रुति ने पार्थ को डांटा तो पार्थ तिथि से लिपट कर रोने लगा। मधु धनु को अपने गोद में लिए शांत कराने लगी तो अंकित ने अपने हाथ आगे करते हुए कहा, लाओ मुझे इसे, मैं कोशिश करता हूँ। अपने पापा के गोद में आते ही जल्दी ही धनु गहरी नींद में खो गई। उसे देखकर अंकित मुस्कुरा दिया और उसने अपनी उंगली को देखा जिसे धनु ने अपने हाथ में कसकर पकड़ा था। दिल्ली, चौधरी भवन। बताओ रिहा, कहाँ जाना है तुम लोगों को हनीमून पर? फल काटते हुए जब गीता जी ने एक बार फिर से पूछा तो रिहा ने अपना सिर उठाया और हिचकिचाते हुए बोली, माँ ये हनीमून की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं है, नई नई शादी है, जाओ दोनों घूमो फिरो और जल्दी बताओ तुम्हारी कोई पसंदीदा जगह है क्या, वहीं दोनों चले जाना। कहकर गीता जी मुस्कुरा दी तो रिहा किसी सोच में पड़ गई। क्या होगा आगे? क्या रिहा और रुद्र का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? पीयू कभी पीयूष को अपना पाएगी? शालिनी पीयूष को माफ कर पाएगी? क्या कभी इनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्या है तिथि का पास? इनकी कहानी रहेगी ऐसे या बढ़ेगी आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।